वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट टाइम में हम देख रहे हैं मॉक टेस्ट की सीरीज़, और उसी में आज हमारा मॉक टेस्ट 3 रहने वाला है। और ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी नॉलेज जो है वो इस मॉक टेस्ट के थ्रू आपको मिलेगी और आपको खुद भी पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स जो हैं मॉक टेस्ट के थ्रू आ रहे हैं। अभी तक भी अगर किसी को नोट्स नहीं मिले हैं तो कोई भी इशू अगर आ रहा है तो मेल आईडी है मेरी shilpi511@gmail.com। वैसे तो जितने बच्चे थे सबको मुझे लगता है नोट्स मिल गए हैं। जो जो उन्होंने मांगे थे, वो ब्लड नेस्ट का जो इशू था वो भी जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अगर किसी को अभी भी नोट्स चाहिए तो वो यूपीआई आईडी पे 120 रुपीज़ की पेमेंट करके सारे नोट्स, 10 इंपॉर्टेंट क्लासेस की पीडीएफ और पेडागोजी और कंटेंट के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन विद आंसर टिक जो हैं वो उनको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन। इन आवर माउथ द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ फ्रॉम फ्रंट टू बैक इज। हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर जो क्रम है वो यहाँ पर बताना है। पहले देखिए, ये आंसर देखे बिना आप बताइए यहाँ पर क्या जो आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए सबसे पहले जो आते हैं वो इंसीजर आते हैं, जिन्हें हिंदी में कृंतक बोलते हैं। फिर आपके कैनाइन आते हैं, फिर प्रीमोलर होते हैं और लास्ट में आपके मोलर होते हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट में मैं आपको बता देती हूँ, जो इंसीजर होते हैं ये कटिंग और बाइटिंग के लिए होते हैं। ये खाली एक जॉ की बात करें, एक जबड़े की बात कर रहे हैं। एक जबड़े में 4 इंसीजर होते हैं, लेकिन हमारे 2 जबड़े होते हैं, 2 जॉ होते हैं, तो कुल मिलाकर इंसीजर जो हैं वो हमारे 8 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, हो सकता है वो एक जॉ में पूछ ले कितने इंसीजर हैं तो 4 आंसर होगा, और टोटल नंबर ऑफ इंसीजर पूछेगा तो वहाँ पर 8 हो जाएगा। सेम ऐसी जो कैनाइन होते हैं, जो हमारे नोकीले दांत होते हैं, वो एक जॉ में 2 होते हैं, लेकिन टोटल की बात करी जाए तो वो हमारे 4 हो जाते हैं। प्री मोलर की बात करें, ये हमारे बेसिकली च्युइंग जो हम चबाते हैं उसमें मदद करते हैं प्री मोलर, और ये एक दांत में 4 मतलब एक जॉ में 4 होते हैं, और कुल मिलाकर ये भी हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। और मोलर जो पीछे के दांत होते हैं ये भी च्युइंग और ग्राइंडिंग में ही मदद करते हैं, और ये एक जॉ में 6 होते हैं, और कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 12। और इस तरह से जो हमारे टोटल टीथ हैं वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। निम्न में से सत्य कथन जो है वो हमको पहचानना है। चलिए बताइए यहाँ पर क्या सत्य कथन होगा। देखिए यहाँ पर जो सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है, वो ऑप्शन नंबर सी है। बेकेलाइट और मेलामाइन आर बोथ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। क्वेश्चन बनेगा प्लास्टिक में। प्लास्टिक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 2 तरह की प्लास्टिक होती है, एक होती है थर्मोप्लास्टिक और एक होती है आपकी थर्मोसेटिंग। ठंड इतनी हो रही है कि बोलने में ना गड़बड़ हो जा रही है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा माइंड मत करिएगा। एक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक। देखिए जो थर्मोप्लास्टिक होती है ना, वो प्लास्टिक हीट करने पर पिघल जाती है, जिसके एग्जाम्पल पीईटी, पॉलीथीन ये सब होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती है जो आसानी से नहीं पिघलती हीट करने पर भी, जैसे जो टीवी के कैबिनेट होते हैं। आपने जो कुकर होगा, कुकर का हैंडल जो होता है वो बेकेलाइट का ही बना होता है, और ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द एयर नियर अ हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइज, द एयर फ्रॉम द इनसाइड कम इन टू टेक इट प्लेस, दिस इज द वे इन विच द एयर गेट हीटेड बाय ऑयल हीटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। हवा उष्मा का स्रोत के समीप में गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। आपको पता है, जैसे मैंने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में भी बताया था, जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर उठ जाती है। मॉक टेस्ट 2 में देखा था हमने, हवा जो है पशुओं से आकर मतलब दूसरी जब हवा गर्म हो गई और ऊपर उठ गई तो उसका स्थान लेने के लिए दूसरी जो है एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो आएंगे। इस प्रकार हवा तेल हीटरों में गर्म होती है। तो यह कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा वे है हीट ट्रांसफर का, बताइए कौन सा वे है। यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसे हम बोलते हैं कन्वेक्शन, संवाहन। देखिए यहाँ पर समझिए एक्स्ट्रा पॉइंट में, हीट के 3 वे होते हैं ट्रांसफर करने के। पहला होता है आपका कंडक्शन, जिसे हम चालन विधि बोलते हैं। कंडक्शन में आपने देखा होगा, जैसे चम्मच को अगर आप किसी गर्म चीज़ के पास लेके जाएंगे तो पहले उसका आगे का हिस्सा गर्म होगा और फिर पीछे का हिस्सा भी गर्म हो जाएगा। तो उसमें क्या हो रहा है, जनरली वो हमें सॉलिड में देखने को मिलती है। तो जो पार्टिकल हैं उन्होंने पहले पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल पर हीट ट्रांसफर ही, फिर ऐसे इसी तरह से एंड तक जो है वो हीट पास हो जाती है। जैसे सॉलिड में जो है वो हमें कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर देखने को मिलती है। दूसरा मेथड ये होता है कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे आपने गैस पर पानी रखते हैं तो आप ये देखते हैं ऊपर का पानी जो है वो ठंडा रहता है और नीचे का पानी थोड़ा गर्म हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, जब नीचे का पानी गर्म होता है तो उसके एयर पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं और फिर वो नीचे जाते हैं। तो इस तरह से पूरा पानी गर्म होने में टाइम लगता है। तो वहाँ पर जो
पार्टिकल का जंप हो रहा है ऊपर नीचे, वो आपकी कौन सी विधि है, कन्वेक्शन विधि है। और रेडिएशन विधि जो ये वो विधि है जिसमें हमें किसी मीडियम माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे लाइट अर्थ तक आ रही है तो वहाँ कौन सा वे है, वहाँ रेडिएशन जो है उसके थ्रू हो रहा है, तो उसे हम विकिरण बोलते हैं। तो 3 वे होते हैं हीट ट्रांसफर के। यहाँ पर आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड से, औसत चाल से एक क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा। मायरा साइकिल टू अ फ्रेंड हाउस 5 किलोमीटर अवे टू डिलीवर द पैकेट। शी गोज एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यहाँ पर उसकी एवरेज औसत चाल जो है समस्त यात्रा की, होल ट्रिप की जो है वो यहाँ पर बतानी है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है याद रखेंगे, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखिए जो मायरा है वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने जाती है, एक पैकेट को डिलीवर करती है, पैकेट को डिलीवर करती है और फिर वापस जो है आ जाती है। तो देखिए वो 5 किलोमीटर गई और 5 किलोमीटर ही वापस आई, तो कुल मिलाकर उसने जो दूरी कवर की थी वो कितनी थी, 10 किलोमीटर की। तो हमें टोटल डिस्टेंस तो पता चल गया कितना है, 10 किलोमीटर। अब अगर मुझे टोटल टाइम पता चल जाए तो मैं अपनी एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में दोनों चीज़ें रखकर जो है अपनी एवरेज स्पीड, औसत चाल जो है वो निकाल लूँगी। टोटल टाइम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जाते हुए कितना टाइम लगा प्लस आते हुए कितना टाइम लगा, तो हमारा कुल समय जो है वो निकल कर आ जाएगा। देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम को ऊपर ले जाऊं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल। तो डिस्टेंस तो दोनों केस में कितना कितना है, 5 ही है। और पहले जब वो गई तो उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, 12 की, लेकिन जब वो वापस आई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए तो उस समय उसकी स्पीड कितनी हो गई, 8 हो गई। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो जाएगा, एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना आएगा नीचे, 24, 12 2 ज़ा 24 और 2 5 ज़ा 10, 8 3 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ पर कितना हो गया टोटल टाइम, 25 अपॉन 24। याद रखेंगे ये टोटल टाइम निकल कर हमारा आ गया। अब हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में रख देंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था, 10, टोटल टाइम यहाँ पर कितना निकल के आया, 25 अपॉन 24। अब यहाँ पर ये जो 24 है वो आपका ऊपर चला जाएगा और ये 25 नीचे रहेगा, और इसको कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, और 24 2 ज़ा कितना हो जाएगा, वो 48 हो जाएगा। तो 48 अपॉन 5। अब यहाँ पर इसको कट करेंगे, 5 9 ज़ा 45 और 5 6 ज़ा 30। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर निकल के आया एवरेज स्पीड वो 9.6 किलोमीटर पर आवर हो गई। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, देयर आर 2 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हुज स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन आर लेस देन दूज ऑफ अर्थ। मतलब जो अर्थ जो सन का चक्कर लगाते हैं वो कम स्पीड, उनका जो रिवॉल्यूशन टाइम है पूरा वो अर्थ के कंपैरिजन में कम होता है। मतलब अर्थ से जल्दी जो है वो सन का चक्कर लगा लेते हैं, तो उसे पूरा रिवॉल्यूशन बोलते हैं, परिक्रमण काल बोलते हैं। बट देयर स्पीड पीरियड ऑफ रोटेशन आर मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ अर्थ। मतलब अपना चक्कर लगाना, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, सेम ऐसे वो अपना चक्कर जो है वो पृथ्वी से जल्दी लगा लेते हैं। सन का चक्कर तो लगाने में क्या होता है, वो सन का चक्कर जो है वो जब लगाते हैं तो उसमें लेस टाइम लेते हैं, लेकिन अपना जब वो चक्कर लगाते हैं तो उसमें वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो हमें वो 2 प्लैनेट बताने हैं, तो वो सबसे शुरू वाले प्लैनेट होंगे जिनका अर्थ से कम टाइम लग रहा होगा सन का चक्कर लगाने में, क्योंकि उनकी दूरी कम होगी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मरकरी और वीनस। ये 2 वो प्लैनेट है बुध और शुक्र कि जो सन का चक्कर लगाने में तो कम समय लेते हैं, लेकिन खुद का चक्कर लगाने में, खुद का रोटेशन करने में ये ज़्यादा समय लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे। टोटल 8 प्लैनेट होते हैं। जो शुरू के 4 प्लैनेट होते हैं वो आपके इनर प्लैनेट होते हैं, और जो बाद के 4 प्लैनेट होते हैं वो आउटर प्लैनेट होते हैं। इनर प्लैनेट में कौन कौन से जाते हैं, मरकरी, वीनस, आपका अर्थ और मार्स, और इधर जाएंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ठीक है, और ये जो मार्स और जुपिटर, इन दोनों को जो इनर आउटर को अलग करता है वो होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है पत्थरों की जो इनर और आउटर प्लैनेट को अलग करती है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है ये किन 2 प्लैनेट के बीच में होती है, तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो कौन, देखिए आपको पता है पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो अपना घूर्णन करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। सारे प्लैनेट ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो 2 प्लैनेट हैं एज अ एक्सेप्शन, वो जो है अपना जो रोटेशन करते हैं वो क्या करते हैं, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ करते हैं। अगर ये क्वेश्चन बने कौन 2 प्लैनेट हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेशन करते हैं, तो वो होते हैं आपके वीनस और यूरेनस। याद रखेंगे कौन, वीनस और यूरेनस। तो
तो बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पर मैंने बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फ्लोइंग। नीचे दिए गए कथन में हमको यहाँ पर गलत कथन जो है वो पहचान करना है। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट एक्सिस इज अ पीरियोडिक मोशन। पृथ्वी की अपने अक्ष पर आवर्ती गति होती है। बिल्कुल, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक ही समय पर बार बार उसी चीज़ का चक्कर लगाना। तो एक ही पीरियड में जब हम बार बार एक ही चीज़ का चक्कर लगाते हैं तो वो पीरियोडिक मोशन होता है। और अर्थ ऐसे ही करती है ना, 365 दिन में पूरा चक्कर लगाती है, चाहे अपने अक्ष का हो चाहे सन का चक्कर लगाना हो, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में ही लगाती है, तो वो पीरियोडिक मोशन होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था। मोशन ऑफ द लाइट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन। प्रकाश की गति जो होती है सरल रेखीय गति होती है। हमें बिल्कुल सच पता है कि जो लाइट होती है वो लीनियर मोशन में चलती है, सरल रेखीय गति वहाँ पर देखने को मिलती है। द मोशन ऑफ द प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ द सितार इज अ ऑसिलेटरी मोशन। बिल्कुल दोलन गति होती है, जैसे आप स्ट्रिंग को दबाते हैं तो वो ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो कैसा दोलन होता है आपका, ऑसिलेटरी होता है। ये भी सही है। तो गलत कथन यहाँ पर कौन सा है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन। सभी आवर्ती गतियाँ जो हैं वृत्ताकार गतियाँ होती हैं, ये बात यहाँ पर गलत है। जैसे पेंडुलम होता है, एक समय में इधर जाता है इधर जाता है, तो ये पीरियोडिक मोशन है, तो ये सर्कुलर थोड़ी है। और ये कह रहा है कि जितने भी पीरियोडिक मोशन होते हैं वो सर्कुलर ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, पेंडुलम में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट कथन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये हमको बताना है। तो चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर जो कथन सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। द प्यूपा डेवलप इनटू कैटरपिलर। कैटरपिलर से बाद में प्यूपा डेवलप होता है, ना कि प्यूपा से कैटरपिलर डेवलप होता है। तो यही जो है हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक बार मैं रिवीजन के तौर पर आपको पूरा सिल्क वॉर्म का जो ये पूरा प्रोसेस होता है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो अंडे देती है, मादा रेशम कीट जो होती है वो अंडे देती है। क्या होता है, विच हैच लार्वा, जिससे क्या होता है लार्वा निकलता है, जो आपका क्या कहलाता है, कैटरपिलर या रेशम का कीट कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फीमेल जो मॉथ होती है वो अंडे देती है, फिर वहाँ से क्या निकलता है, विच हैच लार्वा। लार्वा जब हैच होता है, लार्वा निकलता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं या फिर सिल्क वॉर्म बोलते हैं। फिर क्या होता है, ये जो कैटरपिलर है वो साइज में ग्रो करता है। दे ग्रो इन द साइज व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। तो कैटरपिलर के बाद जो अगली स्टेज आती है वो प्यूपा की आती है, प्यूपा की स्टेज आती है। तो यहाँ पर इसी वजह से क्या था, आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो गलत था और उसे ही हम प्यूपा कहते हैं। फिर क्या होता है, इट फर्स्ट वीव अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। अपने आप को होल्ड करने के लिए वीव करना शुरू कर देता है, अपने आप को बुनना शुरू कर देता है। उसके बाद जैसे 8 की आकृति होती है ना, इस तरह से क्या करता है, अपना जो हेड है साइड टू साइड मूव करता है। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। जैसे 8 फिगर होती है ना, इस तरह से ये मूव करना शुरू करता है। और इस तरह से मूव करते वक्त ये जो कैटरपिलर है जो प्यूपा की स्टेज में आ गया है, ये फाइबर सीक्रेट करता है जो प्रोटीन का बना होता है। और ये अपने आप एक बहुत अपने ऊपर क्या है, एक हार्ड कवरिंग जो है वो बना लेता है। और यही जो हार्ड कवरिंग होती है ये किसकी होती है, ये ककून की होती है। तो याद रखेंगे, बाद में जो है वो ककून बन जाता है हार्ड कवरिंग का, किसके ऊपर, कैटरपिलर जो प्यूपा है उसके ऊपर। ये जो डेवलपमेंट है मौत का, ये कंटिन्यू रहता है इनसाइड द ककून। और यही ककून को हम जो है निकाल लेते हैं और इसी से जो है हम थ्रेड बनाकर, देखिए सिल्क यान, जो सिल्क का धागा है वो ऑब्टेन होता है कहाँ से, ककून ऑफ द सिल्क मॉथ। ये जो बाद में ककून बन गया था, इसी से हमें जो है सिल्क का धागा जो है हम इस ककून से प्राप्त कर लेते हैं। तो ककून वाली स्टेज जो है इसमें फाइनल होती है और वहाँ से हमें जो है वो सिल्क फाइबर जो है वो मिल जाता है। तो पूरा ये प्रोसेस भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर डिपेंड ऑन इट। जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसमें डैश पर निर्भर करती है। देखिए, वो सारी चीज़ों पर निर्भर करेगी कि किस तरह का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, क्या लेंथ है वायर की और क्या थिकनेस है। देखिए मटेरियल, कुछ मटेरियल आपने देखा होगा जिनमें से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, किन में हीट जो है वो कम प्रोड्यूस होगी। कुछ इलेक्ट्रिक करंट के अच्छे चालक हैं, कुछ नहीं है, कॉपर हो गए, अलग अलग एग्जाम्पल हो गए। तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाएंगे हीट जो है वो कम होती चली जाएगी। आपने देखा होगा जब आप वो यूज़ करते हैं हीटर वगैरह जो होते हैं, उन हीटर में आपने देखा होगा नाइक्रोम की जो है वो
फॉइल बनी होती हैं वो किस लिए होती हैं, लेंथ को कम करने के लिए, ताकि जो हीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हीटर में से निकले। तो लेंथ पर भी डिपेंड करता है और थिकनेस पर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो हीट डिपेंड करती है। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, सारिका टुक डिस्टिल्ड वाटर इन अ बॉटल एंड ट्राई टू फाइंड वेदर इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, विच इज शी लाइकली टू फाइंड। सरिका जो है आंसू जल एक बोतल में लेती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। तो आपको पता होगा जो नॉर्मल सॉल्ट वाटर होते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं, H+ आयन रिलीज होते हैं, तो वो विद्युत का चालक होता है, ना कि डिस्टिल्ड वाटर। तो ये जो आंसू जल है, डिस्टिल्ड वाटर है, इसे हम क्या बोलेंगे, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। देखिए कोई भी चीज़ कभी प्योर इंसुलेटर के रूप में नहीं बोली जाएगी, याद रखेंगे। या तो हम उसे बोलेंगे क्या कि वो विद्युत का अच्छा चालक है, गुड कंडक्टर है, या हम ये बोलेंगे वो बैड कंडक्टर है। तभी तो हम मेटल के बारे में ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ऑल मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में, भले वो पुअर कंडक्टर हो सकता है लेकिन कुछ तो है, तो इसीलिए या तो गुड कंडक्टर बोलोगे या पुअर बोलोगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्योर इंसुलेटर नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, मैच करने हैं कॉलम ए और कॉलम बी को। यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। लैक्टोबैसिलस जो है वो आपका बैक्टीरिया है जो कर्ड, जो दही है, दही के जमने में ये जिम्मेदार होता है। तो ए का जो फर्स्ट है उसका डी होगा, जो 2 ऑप्शन में मिल रहा है। प्रोटोजोन आपको पता है, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की कैटेगरी में ही आता है। तो सेकेंड का आपका क्या हो जाना है, सी हो जाना है। वो हमको ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होगा। राइजोबियम के बारे में अभी पीछे बताया था, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में ये योगदान करता है और एड्स जो है वो वायरस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सही कथन को यहाँ पर हमें पहचानना है। बताइए चारों ऑप्शन में से सही कथन कौन सा होगा। पहला कथन ही यहाँ पर सही कथन है। जो कॉनकेव मिरर होता है, मैंने बताया था सबसे स्टार्टिंग में, सबसे पहला मिरर वो इरेक्ट भी इमेज फॉर्म करता है जब हम मिरर के बहुत पास आ जाते हैं, और इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म करता है जब हम मिरर के दूर होते हैं। उसमें रियल भी इमेज फॉर्म होती है और वर्चुअल भी होती है। तो पहला कथन ही यहाँ पर सही है। बाकी जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है, उसमें इन्वर्टेड नहीं इरेक्ट इमेज बनती है हमेशा, इस वजह से ये गलत है। कॉन्वेक्स मिरर में इरेक्ट ही बनती है, इन्वर्टेड कभी नहीं होती, ये भी गलत है। और ये जो कॉनकेव मिरर है इसमें हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, नहीं, इसमें इरेक्ट नहीं बनती। जब हम पीछे रहते हैं तो वस्तु जो है वो इन्वर्टेड रहती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, ह्यूमन न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी ऑकर इन वेरियस स्टेप। मानव पोषक के जो पोषक हैं, पोषण के जो पोषक हैं, तत्वों की आवश्यकता होती है और भोजन ग्रहण करने की एक विधि होती है जिसका शरीर जो है उपयोग करता है विभिन्न चरणों में। तो वही हमें सही चरण बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंजेशन करते हैं, अंत ग्रहण करते हैं खाने को, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है। तो डी के बाद हमारा ई आएगा, जो एकमात्र सेकंड ऑप्शन में ही दे रखा है। तो पहले इंजेशन होगा, अंत ग्रहण होगा, उसके बाद हम पाचन करेंगे, उसके बाद उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट्स होते हैं वो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो जो है पूरे अमीनो एसिड में बदल जाता है, वो अब्जॉर्प्शन होता है उनके न्यूट्रेंट्स का। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है, मतलब जो न्यूट्रेंट्स अमीनो एसिड में बदल गए हैं वो हमारे ब्लड में सप्लाई होती हैं, तो वो एसिमिलेशन होता है बाद में। और जो वेस्ट मटीरियल है, इजेशन के तौर पर, निष्कासन के तौर पर एक्सक्रीटरी सिस्टम के माध्यम से और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पूरा प्रोसेस होने के बाद वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर जो पूरा सीक्वेंस है वो ऑप्शन नंबर सेकंड का सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन अ ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फ्लोइंग। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्न बलों में से किसमें सबसे अधिक बल लगाना चाहिए। देखिए बॉक्स जो है रखा है तो वो क्यों रुका हुआ है, क्योंकि वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन में घर्षण जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये हमने पढ़ा है। तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा जो फोर्स है वहाँ पर लगानी होगी, तभी जो वस्तु है वो खिसक पाएगी। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स उसको लगानी होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ना है और सही कथन का जो है वो चुनाव करना है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, डॉक्टरी की जो तापमापी होते हैं जिनमें मर्करी होती है, जिसके थ्रू हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर, तो उसकी रेंज क्या होती है, बिल्कुल उसकी रेंज 35 से 45 डिग्री सेल्सियस ही होती है, ये याद कर लीजिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है कि रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर, लेबोरेटरी जो प्रयोगशाला तापमापी होती हैं, थर्मामीटर होते हैं, वो अलग होते हैं, उनकी रेंज जो होती है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो स्टेटमेंट बी यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -10 नहीं लिखा है। अगर देखिए ये तो कंफ्यूज कर दिया, बहुत से बच्चे कह देंगे स्टेटमेंट ए और बी दोनों करेक्ट है। नहीं, स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट बी जो है वो यहाँ पर फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और जो रेंज होती है वो -10 से होती है 110 तक। तो इसीलिए जो है स्टेटमेंट ए सही है और स्टेटमेंट बी जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, रीड द स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन। फिर से वही है, विकल्प पढ़ना है, कथन पढ़ना है और विकल्प का चयन करना है। स्टेटमेंट ए दी है हमको यहाँ पर, हस्क जो है, जो भूसा होता है, इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन बाय विनोइंग। बिल्कुल भारी अनाजों से भूसा आसोई द्वारा निकाला जाता है। अभी मैं पूरा आगे अभी आपको ये समझा भी दूंगी एक्स्ट्रा पॉइंट में। फिलहाल ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। डिफरेंट इन साइज पार्टिकल मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग या फिल्टरेशन। बिल्कुल, उन्हें हम चालन या निस्यंदन विधि से अलग करते हैं। सीविंग क्या होता है? सीविंग होता है, जैसे आपने देखा होगा जो मम्मियाँ होती हैं वो छन्नी से क्या करती है, आटे को छानती हैं, तो वो सीविंग होता है। उसमें क्या होता है, साइज के जो पार्टिकल हैं, आटे में जो मोटे पार्टिकल हैं वो छन्नी के ऊपर रह जाते हैं और जो पतला आटा होता है वो निकल जाता है, तो वो सीविंग विधि होती है। फिल्ट्रेशन में भी ऐसे करते हैं हम, चॉक के जो कण होते हैं वो फिल्टर पेपर पे चिपक जाते हैं क्योंकि उनका साइज़ ज़्यादा है, और पानी जो है वो अलग आ जाता है क्योंकि उनके जो कण हैं वो पतले हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कथन ए कथन बी दोनों ही सत्य हैं। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, दो मेथड आपको याद रखने हैं, एक थ्रैशिंग और एक विनोइंग। इनसे ही कन्फ्यूज़ होते हैं। ये देखिए, ये आदमी क्या कर रहा है, ये जो धान है इसको क्या कर रहा है, ये जो पत्थर का ये पूरा गुटका पड़ा है इस पर इसको मार रहा है। तो ये जो पीटने वाली विधि होती है ये थ्रैशिंग होती है। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज थ्रैशिंग। और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड। इसमें से जो ग्रेन के दाने हैं वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो स्टॉक है, ये जो डंडियां हैं, इनको हम इस पर जो है मारते हैं और उससे ये जो है अनाज जो है वो अलग हो जाता है, और ये विधि हमारी थ्रैशिंग होती है। दूसरी विधि होती है हमारी विनोइंग। विनोइंग हमारी ये विधि थी जिससे हमारा क्वेश्चन भी बना था, भूसा को अलग करना है। तो विनोइंग विधि से हम, जैसे देखिए यहाँ पर ये अलग होता जा रहा है, इसमें क्या होता है, हैवियर और लाइटर कंपोनेंट जो है वो मिक्स होते हैं, और जब हवा चलती है जो हैवियर कंपोनेंट है वो इकट्ठा हो जाता है और जो लाइट कंपोनेंट है वो उड़कर अलग इकट्ठा हो जाता है। तो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट को, जैसे भूसे को अलग करना था, तो उसमें हम विनोइंग विधि का जो है वो प्रयोग करते हैं। उसके अलावा दो विधि और याद रखनी है, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, जिसे हिंदी में अवसादन और निस्तारण बोलते हैं। सेडिमेंटेशन ये है, देखिए पानी के अंदर क्या है, नीचे जो है मिट्टी इकट्ठी हो गई है, तो ये सेडिमेंटेशन है। अब इस मिट्टी को क्या कर रही हूँ मैं, इस पानी को अलग निकाल रही हूँ, तो ये निस्तारण होता है, डिकेंटेशन होता है। इकट्ठा करना सेडिमेंटेशन हुआ, जब मैं उसको दूसरे ग्लास में निकाल रही हूँ पानी को, तो वो निस्तारण है, वो डिकेंटेशन है। समझ में आया ये पूरा? मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको काफ़ी सारे यहाँ पर बताए। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। जब खाना सड़ जाता है तो उसमें से फॉल स्मेल आती है, बिल्कुल वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो जाती है जिसकी वजह से ऐसी जो स्मेल है देखने को मिलती है। स्लाइस ऑफ एप्पल जो है वो ब्राउन कलर एक्वायर कर लेता है जब हम उसको बहुत समय, थोड़े टाइम के लिए बाहर रख देते हैं। ये बात भी सही है और ये भी हमारा केमिकल चेंज ही होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन हो गई है। व्हेन एन आंट बाइट कैलामाइन इज यूज्ड टू ईज द इरिटेशन ऑन द स्किन। बिल्कुल, जब आंट हमको बाइट कर लेती है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आंट जो बाइट करती है उसमें कौन सा एसिड होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत इजी है। तो उस केस में हम बेस का प्रयोग करते हैं, कैलामाइन का। तो पूरी एक रिएक्शन हो रही है, एसिड बेस का रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर सारे के सारे ये क्या है, ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। रासायनिक परिवर्तन के बारे में इतना याद रखेंगे, 90% रासायनिक परिवर्तन में आपका नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज में सिर्फ हम क्या करते हैं, जैसे कलर चेंज कर दिया, पेपर की कटिंग कर दी, उसकी शेप बदल दी, वो फिजिकल होता है। लेकिन केमिकल में क्या है, पूरा एक नया सब्सटेंस जो है वो देखने को मिलता है। जैसे मिट्टी पर, अगर लकड़ी के गुटकों को आपने कट कर दिया तो वो फिजिकल चेंज है, लेकिन उसको जला दिया तो उससे राख बन गई, वो आपका केमिकल चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही था। वाई इज अ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, व्हाट कुड बी वाई। वाई कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करा जाता है। मैंने बताया था सेमी सिंथेटिक, पिछली क्लास में सेमी सिंथेटिक फाइबर था, वो कौन था, वो आपका रेयॉन था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही होगा। इसे हम नेचुरल सोर्स से प्राप्त करते हैं, वुड के पल्प से। जो कास्ट
सॉफ्ट लुगदी होती है उससे हम प्राप्त करते हैं और इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 यहाँ पर देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 में यहाँ पर जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो सूक्ष्म जीव हैं उनके नाम लिखे हैं और हमको बताना है वो किस कैटेगरी के सूक्ष्म जीव हैं। इसको क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये चीज़ें दिखा देती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपका एल्गी। ये एल्गी के एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं। क्लेमाइडोमोनास भी क्या है, एक एल्गी है। स्पायरोगायरा, ये दोनों आप याद रखेंगे किसकी कैटेगरी में आते हैं, एल्गी की कैटेगरी में आते हैं शैवाल। और ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना फोटोसिंथेसिस में खुद बनाते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आप याद रखेंगे अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी में फंगस, कवक, ये जो फंगाई है उसकी कैटेगरी में 3 चीज़ें बताई हैं। एक राइजोपस बताया है, ये राइजोपस है, एक पेनिसिलियम बताया है और एक आपका एस्परजिलस बताया है। ये सारे के सारे फंगस होते हैं। तो अब आप आसानी से मैच कर देंगे। एस्परजिलस अभी देखा था आपने, ये फंगाई के अंदर आता है। लैक्टोबैसिलस तो बहुत बार आ गया आपका, लैक्टोबैसिलस जो है वो आपका एक बैक्टीरिया है जो कर्ड में प्रयोग होता है। पैरामीशियम क्या है, वो अभी देखा था हमने। पैरामीशियम और अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं और स्पायरोगायरा और क्लाइमेडोमोनास जो है वो आपकी एल्गी की कैटेगरी में आते हैं। तो ए का यहाँ पर हमारा थर्ड होगा, 2 ऑप्शन में दे रखा है। और बी का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, दोनों ऑप्शन में दे रखा है। सी का हमारा फोर्थ होगा, दोनों ऑप्शन में दे रखा है। और डी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा कथन सही है। ऑल मेटल आर सॉलिड, नहीं, हम पढ़ते हैं मरकरी जो है वो आपका सॉलिड नहीं होता। ऑल मेटल आर हार्ड, फिर से वही मरकरी का उदाहरण देंगे तो नहीं, ये भी सही नहीं होगा। ऑल मेटल्स आर और नॉन मेटल, सभी अधातुएं गैसें हैं, नहीं, ज़्यादातर गैसें होती हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेज हैं जो नॉन मेटल में आती हैं। लेकिन अगर मैं ब्रोमीन की बात करूँ, हम पढ़ते हैं वो आपका क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। कार्बन, वो आपका उसमें डायमंड निकलता है, वो आपका हार्ड होता है। तो हम ये नहीं कह सकते सारे नॉन मेटल गैसेज हैं, ये भी गलत है। ऑल नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, सभी अधातुएं अतन्य होते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। जो तन्यता की प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, खींच खींच के पतले पतले वायर बनाते हैं, वो मेटल के अंदर होती है, नॉन मेटल में नहीं मिलती। तो ये पॉइंट सही है, ऑल नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, डेफिशिएंसी ऑफ एक्स, विटामिन एक्स कॉज ब्लीडिंग ऑफ गम। आपको पता होना चाहिए मसूड़ों में जो खून निकलता है दांतों में, वो किसकी कमी से होता है, वो विटामिन सी की कमी से होता है। और एकमात्र सेकंड ऑप्शन में ही ये दिया है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। दिस विटामिन इज असेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई, यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है, तो ये आयरन हो जाएगा। ये जो एक्स विटामिन है ये जेड फूड में पाया जाता है, ये सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही था। अब हम देखते हैं पैडागोजी के आपके 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वाइल टीचिंग द कॉन्सेप्ट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, फोर्स से जो है हम शेप चेंज कर सकते हैं एक वस्तु की। जैसे आप आटा गूंथते हैं तो आटा की शेप चेंज करते रहते हैं क्योंकि आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो टीचर प्लान द एक्टिविटीज़, यहाँ पर टीचर ने कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की हैं। पहले उसने कॉन्सेप्ट बताया, यूजिंग कॉमनली ऑब्जर्व, है ना, कॉमनली ऑब्जर्व जो आसपास की चीज़ें होती हैं उनसे देखकर। फिर उसने एग्जाम्पल भी बताए। फिर उसने आटा को एक प्लेट में लिया और आस्क स्टूडेंट टू प्रेस, है ना, तो वो दबाने के लिए बोला, तो उससे बिल्कुल बच्चे जान जाएंगे कि फोर्स से जो है वो शेप चेंज हो रही है। फिर उनको ऑडियो फिल्म भी दिखाई, है ना, एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एंड सम एग्जाम्पल। तो टीचर ऐसा सब क्यों कर रही है, यहाँ पर बताइए। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। टीचर ऐसा क्यों कर रही है, वो अपनी नॉलेज दिखाना चाहती है, नहीं। लेसन प्लान को फॉलो कराना चाहती है, नहीं। प्रिपेयर टेस्ट के लिए करना चाहती है, नहीं, क्योंकि उसकी क्लास में वो अलग अलग मेथड यूज़ कर रही है। तो क्यों, क्योंकि उसकी क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर इन द क्लास एंड सी वांट टू एड्रेस मल्टीपल इंटेलिजेंस। अलग अलग तरह का बच्चा है, समावेशी कक्षा है, इंक्लूसिव क्लास है, तो इसीलिए वो क्या कर रही है, अलग अलग मेथड्स का प्रयोग कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अ टीचर प्लान टू टीच कंपोनेंट ऑफ फूड इन क्लास 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन असेंशियल क्वेश्चन। एक शिक्षक कक्षा में भोजन के तत्वों को पढ़ाना चाहती है, उसकी योजना बनाना चाहती है, तो कौन सा मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, बताइए। 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। डज योर मदर प्रिपेयर अ डेफिनेट सेट ऑफ फूड आइटम फॉर योर लंच एवरी डे। क्या जो आपकी माता हैं वो प्रतिदिन दोपहर में एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती हैं, तो आप आंसर देंगे नहीं, वो चावल भी बनाती हैं, रोटी भी बनाती हैं, दाल भी होती है, सब्जी भी होता है, दही भी होता है, या छाछ वगैरह होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो हैं अलग अलग फूड में होता है। दाल में प्रोटीन होगा, राइस में कार्बोहाइड्रेट होगा,
ठीक है, तो अलग अलग तत्व जो है वहाँ से हमें मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा जो कुछ टॉपिक पढ़ाना है टीचर को वहाँ पर उनको रिलेट कराएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, आउट ऑफ द फ्लोइंग इन विच लेसन इज अ जनरल रूल एक्सप्लेन फर्स्ट देन दैट एग्जाम्पल आर इलस्ट्रेटेड। किस पार्ट में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया है, 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन बने थे डिडक्टिव रीजनिंग से। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, उसमें पहले आप एक्सप्लेन कर देंगे कोई स्टेटमेंट और उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, ये डिडक्टिव रीजनिंग है, निगमनात्मक पार्ट है जिसमें पहले एक्सप्लेनेशन होता है, उसके बाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट एसोसिएटेड विद द फिलॉसफी ऑफ। शिक्षण की प्रोजेक्ट पद्धति जो है डैश के दर्शन के साथ सविशेष रूप से संबंधित रखती है, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड साइंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये हमारे अंदर क्रिएटिविटी जो है वो जनरेट करता है, उसमें मदद करता है, रिसर्च में मदद करता है, बच्चों को खोजी बनाता है, कहीं ना कहीं हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करने का मौका मिलता है बच्चों को। तो इसकी खोज किसने की थी, जॉन डुई। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बना है पहले, इसलिए ही ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th, वाइल टीचिंग द करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर टू क्लास 8 स्टूडेंट नेहा मेंशन द फ्लोइंग नेसेसरी प्रिकॉशन टू बी टेकन। तो यहाँ पर हमको कौन सी प्रिकॉशन बतानी है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रिकॉशन हैज़ बीन मेंशन रॉन्गली बाय द टीचर। कक्षा 8 को क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ाने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है। तो कौन सी गलत सावधानी उसने यहाँ पर बताई है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है वो आंसर होगा बिल्कुल, क्योंकि उसने बोला है क्या कि थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड विद हॉट वाटर। और अभी हमने देखा जो थर्मामीटर है उसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, और गर्म वाटर जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर उसका 100 डिग्री होता है, उसमें जो थर्मामीटर है वो फट जाएगा, तो इसलिए उसको गर्म पानी से नहीं धोना चाहिए। तो यही गलत प्रिकॉशन जो है वो यहाँ पर दी है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, अ टीचर फ्रेम अ लर्निंग ऑब्जेक्टिव एज मेकिंग अ डिवाइस यूजिंग अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। उसने एक डिवाइस बनाया है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करके। दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज मैचिंग विद विच कॉग्निटिव प्रोसेस। एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को प्राप्त इस प्रकार बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी यंत्र का निर्माण करना है। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रक्रमण से सुमेल करता है, यह हमको बताना है। देखिए कोई चीज़ करके दिखाइए, बनाकर दिखाइए, तो बेसिकली यहाँ पर क्रिएटिंग जो है, सृजनता जो है वो यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंटिफिक नॉलेज वुड यू नॉट एग्री विद। वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्न में से किस कथन के साथ आप सहमत नहीं होंगे, बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पर। सोशली और कल्चर तो होती है, या हमने सोशली एम्बेडेड होती है साइंटिफिक नॉलेज, बिल्कुल सोसाइटी के मुद्दों से रिलेटेड होती है। थ्योरी लेडन होती है, बहुत से बच्चे इसको देखते ही जो है टिक कर देंगे कि थ्योरी वाली बात आ गई, तो ये ऑप्शन जाएगा। नहीं, पढ़िएगा ध्यान से। वैज्ञानिक ज्ञान जो होते हैं सिद्धांतों से ही निकलते हैं, थ्योरी लेडन का मतलब थ्योरियों से निकलते हैं वैज्ञानिक ज्ञान, बिल्कुल ये बात सही है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन्वॉल्व इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, ये तो बिल्कुल होगा। बाकी पहला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो निष्पेक्ष, निश्चित और शाश्वत नहीं है। सर्टेन और इटर्नल जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक इज नॉट रिकमेंडेड फॉर साइंस टीचर टू यूज इन रेस्पॉन्स टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लर्निंग। अधिगम की जटिलता की प्रक्रिया के रूप में निम्न में से कौन सी विधि के उपयोग की सलाह विज्ञान शिक्षकों को नहीं देनी चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन समझ के सोचेंगे, ये पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा इसको। वाइल इंट्रोड्यूसिंग a complex concept, ask only ओपन एंडेड क्वेश्चन टू स्टिमुलेट थिंकिंग ऑफ स्टूडेंट। जटिल संकल्पनाओं को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछना। मैंने हमेशा बताया जब भी केवल शब्द जाता है वो भी सही नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर गलत है। अब कैसे गलत है वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए कोई बहुत जटिल संकल्पना है, उसको पढ़ाना है, अब आप बच्चे से ओपन एंडेड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब जैसे कभी कभी देखा होगा टीचर समझाने से पहले क्वेश्चन पूछता है, बच्चे कभी कभी उससे इरिटेट भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो टॉपिक ही कुछ नहीं पता, बहुत टफ टॉपिक है, तो कैसे वो सोचेंगे उसके बारे में। तो हमेशा मुक्त अंत वाले ही प्रश्न पूछना ये सही नहीं होगा, क्योंकि संकल्पना कैसे जटिल संकल्पना में टीचर को ही पहले कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर बतानी चाहिए, उसके बाद जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन भी वो पूछ सकती है। तो केवल हम ओपन एंडेड नहीं कहेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बाहर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, अंजलि आस्क्ड द फ्लोइंग टास्क टू बी इंट्रोड्यूस
सॉरी टू बी परफॉर्म्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th वाइल मेकिंग अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। तो अब हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो सही सीक्वेंस है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टास्क टू बी परफॉर्म टू अचीव द डिजायर रिजल्ट। वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए निष्पादित किया जाने वाला कौन सा क्रम यहाँ पर सही है, ये हमको बताना है। पूरा सही क्रम, जो पूरा एक्सपेरिमेंट का सही क्रम बताना है कि क्या क्या पहले होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोहे के कील के आसपास तांबे की तार को लपेटेंगे। एनसीईआरटी में बताया मैग्नेटिक इफेक्ट जब हम पढ़ते हैं करंट का, तो लोहे की कील को क्या करेंगे, उसके आसपास तांबे के तार को मजबूती से लपेटेंगे। तो सबसे पहले तो आपका सी होगा, तो ये 2 ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद लपेटने के बाद जो आपके तांबे के तार को आपने लपेटा है उसको कनेक्ट करेंगे विद फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ सेल। तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो सी के बाद डी होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। उसके बाद जब आपने जोड़ दिया, पूरा ये बना दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये तार, ये आपकी कील थी, इसके ऊपर तार लपेटा और उसको फिर क्या करा, वायर जो टर्मिनल था, जो आपका सेल था, उससे अटैच कर दिया। अब हमने क्या करा, ये जो कील है जिसके ऊपर वायर लिपटा हुआ है, इसके पास हम कुछ पिंस लेकर गए। कुछ पिंस जो हैं वो हमने इसके पास रखी, और जैसे ही हम करंट को स्विच ऑन करेंगे, वी ऑब्जर्व व्हाट वुड हैपन। तो आप देखेंगे जो नेल उसके पास रखी थी वो उस पर चिपकना शुरू हो जाएंगी। वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो पूरा सही सीक्वेंस था इस एक्टिविटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन यहाँ पर हमें बताना है। बताइए कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर जब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ कभी मुक्त अंत नहीं होगी। वाई डू मून चेंज शेप डेली। देखिए ये वो फिनोमिना है जो है, जब हम वो फिनोमिना पूछते हैं जो नहीं है वो ओपन एंडेड में आता है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सपोज द मून अमिट लाइट ऑफ इट ओन, क्योंकि मून अपनी लाइट खुद की नहीं करता, वो भी सन की लाइट लेता है। तब वी विल इट स्टिल हैव फेस, तो क्या तब भी उसकी कलाएं होंगी। तो हम वो फिनोमिना बता रहे हैं जो नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें हम सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं बच्चों को। और वहाँ पर जब जो चीज़ है नहीं और उसके बारे में सोचने को कहते हैं तो मल्टीपल आंसर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर सही है। तो इस तरह से हमने ये मॉडल टेस्ट पेपर 3 देखा। मुझे लगता है सबको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।